बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नाम का एक गांव जो अलास्का की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वैसे तो यहाँ का तापमान सामान्य रहता था, लेकिन इस बार सर्दियों में तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान जगमोहन अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ बेहद दुख भरा जीवन बिता रहा था। जगमोहन की बड़ी बेटी का नाम माधुरी था, जो बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। वहीं छोटी बेटी का नाम रूपा था, जो चिड़चिड़े स्वभाव की थी। रूपा और माधुरी की मां का देहांत कुछ समय पहले ही हो चुका था, इसलिए वे दोनों अपने पिता के साथ ही रहती थी। बलदेवपुर में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती थी कि वहां खेत खलिहानों में अधिक बर्फबारी के कारण फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। इसी वजह से जगमोहन अपने परिवार का गुजारा जंगली जानवरों का शिकार करके किया करता था। तभी एक दिन जगमोहन रूपा और माधुरी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, बेटी माधुरी, आज बहुत ज्यादा ठंड है। अपनी छोटी बहन को घर से बाहर मत निकलने देना। अगर शिकार जल्दी मिल गया तो हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जी पिताजी, हम दोनों लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। कल से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए शिकार लेकर जल्दी घर आना। अब जगमोहन अपने हथियारों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चला जाता है और गुप्त तरीके से जाल लगा देता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, हमारे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आज हमारा जाल खाली नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई ना कोई शिकार जरूर डाल देना। इधर सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन जगमोहन के जाल में एक भी शिकार नहीं फंसा। ठंडी इतनी ज्यादा थी कि जगमोहन की हालात धीरे धीरे खराब होने लगे और बर्फबारी की वजह से जगमोहन की हिम्मत टूटने लगी। हे भगवान, हमारे जाल में आज कोई भी शिकार नहीं फंसा है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमें लगता है अब खाली हाथ घर जाना होगा। इतना कहकर जगमोहन घर की ओर चल देता है और ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से बर्फबारी और तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद जगमोहन अपने घर पहुंच जाता है और देखता है रूपा और माधुरी ठंड की वजह से कांप रही थी। तभी रूपा अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, खाने के लिए क्या लेकर आए हो? बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटी, आज भी कोई शिकार नहीं मिला है। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। फिर सभी लोग केवल पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह ठंड अपना कहर दिखाने लगती है और बर्फबारी इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधों और झोपड़ियों के ऊपर ढेर सारी बर्फ जमने लगती है। तापमान -55 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तभी जगमोहन अपनी बेटियों से कहने लगता है, माधुरी और रूपा, आज बाहर मत निकलना। आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं शिकार करने जा रहा हूं और आज शिकार जरूर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर जगमोहन अपने साथ कुछ औजार लेकर जाने लगता है और थोड़ी देर बाद बर्फीले जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर सब कुछ बर्फ से ढक चुका था। इसीलिए जगमोहन अपने गुप्त तरीके से जालों को लगा देता है और छोटी सी गुफा के अंदर बैठ जाता है। हे भगवान, आज कोई ना कोई शिकार जरूर करवा देना, नहीं तो हम सारे लोग भूख की वजह से मर जाएंगे। कम से कम हमारे ऊपर ना सही, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर तो तरस करो। इधर धीरे धीरे शाम होने लगी थी और बर्फबारी और भी तेज होती जा रही थी। जगमोहन के जाल में अभी तक कोई शिकार नहीं फंसा था। तभी जगमोहन अपने आप से कहने लगता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, शिकार तो हम लेकर ही जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुकेंगे। कोई न कोई शिकार रात में जरूर फंस जाएगा और सुबह होते ही शिकार लेकर घर चले जाएंगे। तब तक शाम होने लगी थी और कड़ाके की ठंड के कारण जगमोहन बुरी तरह कांपने लगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि तेज बर्फबारी के बीच वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। पूरी रात बर्फ गिरती रही और चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। जब सुबह हुई तो जगमोहन ने देखा कि उसके जाल में एक हिरण फंसा हुआ है। भीषण ठंड के कारण
वह हिरण बर्फ में जम चुका था। जगमोहन उसकी ओर देखकर कहता है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम कोई शिकार तो मिला। अब मेरे बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। कम से कम 1 हफ्ते तक इसको रखकर खाएंगे, क्योंकि ठंड में इसका मांस खराब भी नहीं होगा। तभी जगमोहन बर्फ से जमे हुए हिरण को उठाकर घर की ओर चलने लगता है और कुछ देर बाद घर पर आ जाता है। तभी रूपा और माधुरी अपने पिता को देखकर कहने लगती है, पिताजी पूरी रात कहाँ रहे और इतनी ठंड में कैसे पूरी रात बीती होगी? अरे अगर शिकार नहीं मिला था तो चले आते, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, हमें कुछ नहीं होगा। ये देखिए, हम आपके लिए एक हिरण लेकर आए हैं। अब इसे धीरे धीरे पका कर खाते रहेंगे। ये कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगा। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से जगमोहन धीरे धीरे बीमार होने लगता है। और जैसे ही सुबह हुई, जगमोहन अपनी चारपाई से उठा ही नहीं और उसे बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा। तभी माधुरी कहती है, पिताजी कल पूरी रात ठंड में रहे हो, इसीलिए आपको ठंड लग गई है। आप चिंता मत करो, हम आपका इलाज जरूर करवाएंगे। अरे बेटी, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो इलाज करवा सकें? एक वक्त का खाना तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, तो इलाज कैसे करवाएंगे? नहीं पिताजी, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं लोगों से मदद मांग लूंगी। जरूरत पड़ी तो अपना घर भी गिरवी रख दूंगी, लेकिन आपका इलाज हर हाल में करवाऊंगी। तभी माधुरी अपनी बहन रूपा से कहती है, रूपा बहन, तुम पिताजी का ख्याल रखना और पिताजी के पास ही रहो। इन्हें ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए तुम आग लगातार जलाती रहना। तब तक हम जमींदार से कुछ पैसे लेकर आते हैं। इतना कहकर माधुरी गांव के जमींदार के पास जाती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल था। जमींदार अलाव के पास बैठा हुआ था। तभी माधुरी वहां पर पहुंचती है और जमींदार से कहने लगती है, जमींदार जी, हमें पैसों की जरूरत है। हमारे पिताजी बीमार हैं, इसलिए हमें पैसे दे दीजिए। हम आपके सारे पैसे समय पर चुकता कर देंगे। देखो माधुरी बेटी, हम तुम्हारे पिता जगमोहन को अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके पास ना ही कोई जमीन है और ना ही कुछ खाने के लिए है, तो वो हमारा पैसा कैसे चुकता कर पाएगा? इसलिए हम एक ही शर्त पर पैसे दे सकते हैं। जमींदार जी, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए बताइए आपकी क्या शर्त है? देखो माधुरी, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए केवल घर है। अगर उसे हमारे पास गिरवी रखती हो तभी पैसे उधार देंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। इतना सुनकर माधुरी अपने घर को गिरवी रख देती है और जमींदार से पैसे उधार लेकर अपने घर आ जाती है। तभी देखती है कि कुछ लोग उसके द्वार पर खड़े हैं और उसकी छोटी बहन रूपा फूट फूट कर रो रही थी। और फिर माधुरी से कहती है, बहन, तुमने पैसे लाने में बहुत देर कर दी। अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस भयंकर ठंड ने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया है। और अब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सहन करना मुश्किल हो रहा था। बर्फबारी और तेज होने लगी थी। फिर लोगों ने जैसे तैसे जगमोहन का अंतिम संस्कार किया और इधर रूपा और माधुरी घर में अकेली हो जाती है। तभी माधुरी अपनी बहन रूपा से कहती है, देखो रूपा बहन, हमने जो सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों से तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोगों के घरों में जाकर काम करेंगे। माधुरी बहन, इतना पैसा हम लोगों के पास कहाँ से आएगा? अभी नहीं तो बाद में हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, इसलिए अभी से ही एडमिशन मत करवाओ। अरे नहीं रूपा, तू सबसे छोटी है और पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा इंसान बनो, इसलिए हमने तय किया है कि तुम पढ़ो और एक अच्छी ऑफिसर बनो। पैसों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुछ भी करके तुम्हें पैसे देते रहेंगे। अब माधुरी रूपा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। अब मौसम भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। ठंड काफी कम पड़ने लगी थी, इसलिए स्कूलों में पढ़ाई तेजी से होने लगी थी। रूपा हर रोज स्कूल जाया करती थी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसके पेपर नजदीक आने लगे, तभी रूपा अपनी बहन माधुरी से कहती है, माधुरी बहन, अब एग्जाम पास में आ गए हैं, इसलिए घर से स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
ऐसा करो, हमारे लिए शहर में किराए पर एक कमरा दिलवा दीजिए। वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी होगी और आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। अरे रूपा, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं कि हम तुम्हें कमरा दिलवा पाए। स्कूल की फीस तो बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। तो फिर रहने दीजिए बहन, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छी पढ़ाई करने के लिए पैसा तो खर्च होता है। हमने पहले ही मना किया था, लेकिन आपने माना ही नहीं। फिर माधुरी कुछ समय सोचने के बाद रूपा को शहर में एक कमरा दिलवा देती है और रूपा वहीं पर आराम से रहने लगती है। तभी माधुरी रूपा से कहती है, देखो रूपा बहन, हम बहुत मेहनत से पैसे कमा पाते हैं, इसलिए पढ़ाई मेहनत से करना और यहाँ के लड़कों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। शहर में पढ़ाई कम और दिखावा ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से बचकर रहना। तो फिर अब हम चलते हैं। ठीक है माधुरी बहन, आप चिंता मत करो। हम पढ़ाई बहुत मेहनत से करेंगे और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। फिर माधुरी अपने घर लौट आती है और दूसरों के खेतों में जा जाकर मेहनत करने लगती है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बीच एक दिन वह सेठ जी के खेतों में काम कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद हिम्मत जुटाकर माधुरी अपने मेहनत की कमाई सेठ जी से मांगने लगती है। सेठ जी, हमारे काम के पैसे दे दीजिए। मेरी बहन बाहर पढ़ाई कर रही है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। देख माधुरी, अभी तुझे काम करते हुए 2 ही दिन हुए हैं, अभी एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तेरे काम के पैसे महीने के लास्ट में मिलेंगे। सेठ की इतनी बात सुनकर माधुरी अपने मन में सोचने लगती है, रूपा की फीस तो महीने के बीच में ही देनी पड़ती है। ऐसे में पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। क्यों ना हम लोगों के घरों में खाना बनाने का काम भी शुरू कर दें। वहाँ से जो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा उसे जोड़कर फीस का इंतजाम कर लेंगे। अब माधुरी लोगों के घरों में बचे हुए समय में चौका बर्तन भी करने लगी, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे जुटा लेती और अपनी बहन रूपा को भेज देती। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर रूपा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती रही और कुछ दिनों बाद रूपा एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। फिर वह अपने गांव बलदेवपुर वापस लौट आती है। माधुरी बहन, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इतने पैसे मिल जाते हैं कि आराम से तुम बैठे बैठे खाओगी। तुमने बहुत मेहनत करी है, इसलिए अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं रूपा बहन, हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है और अब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं। अरे माधुरी बहन, पहले तो शादी तुम्हें करनी चाहिए। मेरी शादी की बात अभी मत करो, हम तो अभी शादी नहीं करेंगे। इधर दूर दूर के गांवों में यह चर्चा फैल जाती है कि जगमोहन की छोटी बेटी रूपा अब एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन चुकी है, इसलिए बड़े बड़े घरों के लोग उसके लिए रिश्ता लेकर आने लगते हैं। तभी एक दिन सेठ बलराम सिंह अपने बेटे का रिश्ता लेकर माधुरी के घर आता है। तभी दोनों बहनें भी पास आ जाती हैं। फिर सेठ माधुरी से कहने लगता है, देखो माधुरी बिटिया, हमें तुम्हारी छोटी बहन रूपा बहुत पसंद है। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे सेठ जी, यह तो बहुत खुशी की बात है। हम अपनी छोटी बहन रूपा की शादी आपके लड़के से करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ दिनों बाद रूपा की शादी सेठ बलराम सिंह के बेटे श्याम से हो जाती है और रूपा एक बहुत बड़े घर में आ जाती है। बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होने लगता है। इधर माधुरी घर में अकेली रह जाती है। पढ़ी लिखी न होने के कारण उसकी शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते हैं। तभी इधर गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। देखो भैया, माधुरी ने अपनी छोटी बहन रूपा को इतना पढ़ाया लिखाया, इसलिए उसका तो विवाह बहुत अच्छे घर में हो गया। लेकिन इस माधुरी का क्या होगा? इसका भी विवाह कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। वैसे भी बेचारी शुरुआत से मेहनत कर रही है, उसे एक भी दिन चैन से सुख नहीं मिला। लोगों की बातों का प्रभाव माधुरी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। वह अपने काम से काम रखती थी और मेहनत करके अपना गुजारा किया करती थी। तभी एक दिन माधुरी अपने आप से कहती है, ऐसा करते हैं, आज छोटी बहन रूपा से मिलकर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, रूपा बहन हमसे मिलने भी नहीं आई है। इतना कहकर माधुरी अपनी बहन रूपा से मिलने के लिए चल देती है। इधर अब रूपा बहुत बड़े घर की मालकिन बन चुकी थी। उसका पति भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे। जैसे ही माधुरी रूपा के द्वार पर पहुंची,
तभी दो नौकर उसे रोक लेते हैं। अरे भाई, इस घर की मालकिन से जाकर कहो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है। जी, मैं अभी जा रहा हूँ और आपका संदेश पहुँचा कर आता हूँ। अब नौकर घर के अंदर जाता है और रूपा से कहने लगता है। छोटी मालकिन, बाहर एक औरत खड़ी है जो कह रही है कि वो आपकी बड़ी बहन माधुरी है। बताइए, उसे अंदर लेकर आएं या नहीं? नौकर की बात सुनकर रूपा अपने मन में सोचने लगती है। हमारी बहन माधुरी पढ़ी लिखी भी नहीं है और उसकी हालत भी बहुत खराब होगी। अगर वो अंदर आई तो लोग क्या सोचेंगे? हम इतने बड़े घर की मालकिन हैं और हमारी बड़ी बहन एक भिखारी जैसी है। ऐसा करते हैं, उसे बाहर से ही मना करवा देते हैं। फिर रूपा इतना सोचकर अपने नौकर से कहने लगती है। देखो, बाहर जाकर कहना कि तुम्हारी छोटी बहन अभी घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, इसलिए तुम अभी घर लौट जाओ, फिर कभी मिलने आना। इतना सुनकर नौकर घर से बाहर आता है और माधुरी से कहने लगता है। बहन जी, अभी आपकी छोटी बहन घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गई हुई हैं, इसलिए आप अभी घर लौट जाइए, फिर कभी मिलने आना। नौकर की बात सुनकर माधुरी अपने मन में बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है। चलो, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी बहन बाहर घूमने गई हो। चलो, फिर कभी मिलने आएंगे। फिर माधुरी अपने घर वापस लौट जाती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन माधुरी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वह पानी ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। अंत में वह रास्ते में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय उस रास्ते से एक युवक रामू वहां से होकर गुजर रहा होता है। रामू की नजर जमीन पर गिरी हुई माधुरी पर पड़ती है। वह घबराकर उसके पास आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगता है। अरे लड़की, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गई और तुम्हारा नाम क्या है? अरे, मेरा नाम माधुरी है और मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए आई थी। यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिला, इसलिए प्यास की वजह से बेहोश हो गई। इतना सुनकर रामू तालाब के किनारे जल्दी से जाता है और पानी लेकर तुरंत वापस आता है। वह माधुरी को पानी पिलाता है। तभी माधुरी एकदम स्वस्थ हो जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे माधुरी, आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहें। हाँ, कहो, क्या बात है? देखो माधुरी, हमें तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई हो, इसलिए हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हाँ करो, नहीं तो मना कर सकती हो। रामू की बात सुनकर माधुरी अपने मन में सोचने लगती है। अरे, यह तो इंसान बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है। इससे अच्छा हमारे लिए और कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इससे हाँ कर देते हैं। पता नहीं आगे मेरी शादी हो पाएगी या नहीं। देखो रामू, हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? अरे, इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। हम इसी गांव के किनारे रहते हैं और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हम तुम्हें बहुत ही सुखी रखेंगे, आप चिंता मत करो। फिर कुछ ही दिनों में रामू माधुरी से विवाह कर लेता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन रामू माधुरी से कहने लगता है। अरे माधुरी, हमारे लिए खाना जल्दी से बना दो। आज लकड़ियां काटने थोड़ा जल्दी जाना है और वहां से हमें जल्दी वापस घर भी आना है, क्योंकि अभी सुना है मार्केट में लकड़ियों के दाम कुछ ज्यादा ही ऊंचे चल रहे हैं। हाँ जी, अभी बना रही हूँ खाना। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए और अपने औजार भी साफ कर लीजिए। अब रामू खाना को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद एक घने जंगल में पहुंच जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। रामू लकड़ियां काट ही रहा था, तभी वहां पर रामू का दोस्त श्यामू आ जाता है। तभी श्यामू को देखकर रामू कहने लगता है। अरे श्यामू भाई, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हो, हमें कैसे याद रखोगे? अरे नहीं रामू भाई, तुम तो यार मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें हमेशा याद रखते हैं। तो और सुनाओ, फिर कैसा क्या चल रहा है? अपनी तो सब अच्छे से कट रही है। लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर बस अपना गुजारा चल रहा है। अरे रामू भैया,
आपको एक खुशखबरी बतानी थी। अभी कुछ दिन पहले हमारा विवाह हो गया है। अरे श्यामू, हमें भी आपको एक खुशखबरी बतानी थी। मेरा भी विवाह हो गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है रामू भैया, लेकिन वह शर्त आपको ध्यान है जब हम लोग छोटे थे और चमन ऋषि महात्मा के यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? हाँ श्यामू, हमें पूरी शर्त याद है। उन्होंने कहा था तुम लोगों की किस्मत में कोई भी संतान नहीं है। तब तुमने उनसे विनती करी थी, तब उन्होंने एक उपाय बताया था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामू भैया। जब हमने महात्मा जी से बहुत विनती की थी, तब उन्होंने साफ कहा था तुम दोनों का विवाह एक ही समय पर होगा और विवाह के बाद जो भी संतान जन्म लेगी उसे बचपन में ही आपस में बदल लेना होगा। हाँ श्यामू, हम तो तैयार हैं। आने वाले समय में जो भी संतान पैदा होगी, अपने लोग उसको बदल लेंगे, जिससे कि साधु महात्मा के कहे अनुसार अपनी संतान की उम्र भी लंबी हो जाएगी। तो रामू भैया, आपने लकड़ियां तो काट ली हैं, अब चले दोनों लोग अपने अपने घर। अगर कभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताना, आपकी पूरी मदद करेंगे। अरे नहीं श्यामू, मदद की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा ने कहा था ईमानदारी से मेहनत करो और अपने ही कर्मों का फल ग्रहण करो। दूसरों के कर्मों का फल नहीं लेना चाहिए। दोनों दोस्त आपस में बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर समय बीतने लगता है और कुछ समय बाद रामू के घर एक बेटे का जन्म होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू के घर एक बेटी का जन्म होता है। तभी श्यामू अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले रामू के पास चलते हैं, उससे कहते हैं मेरे घर में बच्चे का जन्म हो चुका है। इतना कहकर श्यामू रामू के घर की ओर चल देता है और कुछ देर बाद रामू के घर पहुंच जाता है। तभी वह धीरे से आवाज लगाने लगता है, ओ रामू भैया, ओ रामू भैया, बाहर आओ जल्दी, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। श्यामू की बात सुनकर रामू घर के बाहर आता है और अपने दोस्त श्यामू को देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है, बताओ श्यामू, क्या बात है? अचानक कैसे आना हुआ? हमारे घर में अभी बच्चे का जन्म हुआ है। तुम्हें वह शर्त याद है ना, जो उस समय महात्मा चमन ऋषि ने कही थी? अरे सही कहा श्यामू, हमारे भी घर में एक लड़के का जन्म हुआ है। तो ऐसा करते हैं, आज शाम को ही जंगल में अपने अपने बच्चे लेकर आते हैं और वहीं पर आपस में बदल लेंगे। सही कहा भैया, नहीं तो पता चल जाएगा और अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताना है। चुपके से अपने बच्चे को लेकर आना है। रात में तो अपने लोगों की पत्नियां भी सो जाएंगी। इतना कहकर श्यामू अपने घर चला जाता है और जैसे ही शाम होती है तभी रामू अपनी पत्नी को देखकर सोचने लगता है, अरे हम अपने बच्चे को श्यामू के बच्चे से बदलेंगे। तब माधुरी अपने मन में क्या सोचेगी? लेकिन हमें ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो साधु महाराज के कहे अनुसार हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऐसा ही करते हैं। अभी तो माधुरी सो रही है, बच्चे को उठाकर अभी जंगल की ओर निकल लेते हैं। इतना कहकर रामू अपने बेटे को गोद में उठाता है और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। उधर अपने घर में बैठा श्यामू मन ही मन सोचने लगता है, अरे यह मेरी पत्नी रूपा अभी सो रही है, तो ऐसा करते हैं, अभी इस बच्चे को उठा लेते हैं और श्यामू के बच्चे से बदल लेते हैं। ऐसा हमें तो मजबूरी में करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो यह भी बच्चा बच नहीं पाएगा। फिर श्यामू अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद रामू के पास पहुंच जाता है। तभी श्यामू रामू से कहने लगता है, देखो भाई रामू, यह वाला रहस्य अपनी पत्नी को कभी भी बताना नहीं है। हम दोनों लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, नहीं तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सही कहा, इस रहस्य को हम लोगों को गुप्त ही रखना है। अपने बच्चों का सवाल है तो अब ऐसा करिएगा, जल्दी से बदल लीजिए, नहीं तो कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब रामू और श्यामू अपने बच्चों को आपस में बदल लेते हैं और अपने अपने बच्चों को लेकर घर लौट आते हैं। रामू चुपके से अपनी पत्नी के पास बच्ची को लिटा देता है और इधर जैसे ही सुबह हुई वैसे ही रामू ने अपनी बच्ची का नाम संध्या रखा और उधर श्यामू ने अपने बच्चे का नाम गोपाल रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, मौसम भी तेजी से बदलने लगा। गर्मियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और सर्दियों का मौसम बहुत तेजी से शुरू हो गया। यहाँ की सर्दियां कुछ अलग तरह से आती थी। सर्दियों के मौसम में
फसलें नहीं उगती थीं, इसलिए लोग सर्दियों में जानवरों को मारकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। इसी कारण रामू अपनी पत्नी माधुरी से कहने लगा, अरे माधुरी, अब ठंड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और बर्फबारी भी बहुत तेज होने लगी है, इसलिए अपनी बच्ची संध्या का अच्छे से ख्याल रखना। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहां कुछ जानवरों का शिकार करके जल्दी वापस आ जाएंगे। इतना सुनकर माधुरी को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि माधुरी के पिता की मृत्यु ऐसी सर्दियों में ठंड की वजह से हुई थी। तभी माधुरी अपने पति से कहने लगती है, देखो, ठंड इतनी ज्यादा है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम बाहर शिकार करने के लिए मत जाओ। हमारी बहन बहुत पैसे वाली है, उससे कुछ मदद मांग लेते हैं, जिससे सर्दियों का मौसम आसानी से कट जाएगा और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होगी तो उसका सारा पैसा चुकता कर देंगे। ऐसा करिए माधुरी, अभी थोड़े दिन ऐसे ही काट लीजिए, फिर आगे चलकर कुछ मदद मांग लेंगे। मेरा भी एक दोस्त है जो बहुत ही पैसे वाला है। उसने कहा था, अगर कोई भी परेशानी हो या किसी तरह की मदद चाहिए हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है, अपना जाल बिछा देता है और कुछ समय बाद उसमें एक शिकार फंस जाता है। तभी रामू उस शिकार को लेकर अपने घर आ जाता है। उधर श्यामू अपने घर में बैठा था। सर्दियों का मौसम बहुत तेज था और बर्फबारी भी इतनी ज्यादा हो रही थी कि सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी श्यामू अपनी पत्नी रूपा से कहने लगता है, देखो रूपा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे। बहुत समय पहले हम एक साधु महात्मा से मिले थे। उन्होंने हमारे बच्चे के भविष्य के लिए भविष्यवाणी की थी, इसलिए हमें उनके पास जाना होगा। स्वामी, ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो तुम बाहर कैसे जाओगे? और अपना बेटा गोपाल भी अभी बहुत छोटा है। देखो भाग्यवान, अपने यहाँ नौकर चाकर काम तो कर ही रहे हैं, इसलिए तुम्हें सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी और हम अकेले नहीं जाएंगे। मेरा एक बचपन का दोस्त है, वह भी मेरे साथ जाएगा। इतना कहकर श्यामू अपने मित्र रामू से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वह रामू के घर पहुंच जाता है। उधर रामू घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी श्यामू उसे देखकर पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे भाई रामू, तुम्हें याद है साधु ने कहा था, जब तुम्हारे बच्चे 1 साल से ऊपर के हो जाएं, तब तुम लोग हमारे पास दोबारा मिलने आना। तो चलो अब चलते हैं, साधु महाराज जंगल में मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल याद है, लेकिन हमारी पत्नी और छोटी बच्ची संध्या, ये दोनों कहाँ रहेंगे? ठंडी का मौसम बहुत तेज है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे इस बात की चिंता मत करो मेरे भाई, तुम अपनी पत्नी और बेटी संध्या को हमारे घर पर छोड़ दो। वहां पर बहुत सारे नौकर काम करते हैं, सारी सुख सुविधा उन्हें दी जाएगी और अपने लोग साधु महाराज से मिलने चलते हैं। इतना सुनकर रामू अपनी पत्नी माधुरी और अपनी बेटी संध्या को लेकर श्यामू के साथ उसकी हवेली की ओर चल देता है। कुछ देर बाद श्यामू अपने घर पहुंच जाता है। तभी श्यामू की पत्नी रूपा अपनी बहन माधुरी को देखकर चिढ़ जाती है। तभी श्यामू रूपा से कहता है, देखो रूपा, यह हमारा दोस्त रामू है और यह इसकी पत्नी है। तभी रूपा हल्के मन से अपने पति श्यामू से कहती है, अरे पतिदेव, ये हमारी बड़ी बहन माधुरी है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। श्यामू इतना सुनकर बहुत खुश होता है और अपने मन में सोचने लगता है, यह तो भगवान ने हमें सारा सुख एक ही बार में दे दिया, तो अब तो रामू को अपने साथ लेकर महात्मा से मिलने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रूपा अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना सोचकर श्यामू अपनी पत्नी रूपा से फिर से कहता है, देखो रूपा, हम और रामू दोनों लोग जंगल में साधु महाराज से मिलने जा रहे हैं, तो हमें समय भी लग सकता है, इसलिए तुम अपनी बहन माधुरी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ पतिदेव, आप जाइए, हम अपनी बहन माधुरी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। अब रामू और श्यामू अपने साथ भोजन लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। इधर ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी भी बहुत तेज होने लगी थी, इसलिए रूपा और माधुरी अलग अलग कमरे में रहने लगे। तभी रूपा अपने बेटे गोपाल से कहती है, देखो बेटा गोपाल, तुम्हारे पिता तो बाहर गए हुए हैं,
उनका तो कोई पता नहीं कब आएंगे, इसलिए घर का सारा काम माधुरी और उसकी छोटी बेटी संध्या से करवाएंगे। ठीक है मम्मी, सारा काम इन्हीं से करवाना। रूपा और उसका बेटा गोपाल आपस में बातें ही कर रहे थे। तब तक इधर माधुरी की बेटी संध्या रूपा के पास आती है और कहती है, अरे मौसी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ जल्दी से खाना दे दो। अरे मौसी की बच्ची, अभी तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा अपनी मम्मी से कह देना ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। यहाँ मुंह उठाकर खाना खाने चले आते हैं। बेचारी संध्या कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने मम्मी के पास आ जाती है और अपनी मम्मी से कहने लगती है, मम्मी मम्मी, मौसी ने कहा है ये घर मेरा है, तेरा नहीं, इसलिए तुझे खाना अभी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बेटी, तेरी मौसी कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव की है। चलो हम बात करके देखते हैं। अरे रूपा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? यह भी तो बच्ची तेरी ही है। अरे मेरे लिए ना सही तो इस बच्ची के लिए तो अच्छा खाना दे दे। देखो माधुरी बहन, ये घर मेरा है, इसलिए हम तुझे केवल दलिया ही खाने को देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। चलो दलिया ही देते रहना। जब मेरे पति आ जाएंगे तो हम अपने घर पर चले जाएंगे। रुको, इस खाने के बदले में तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, खाना भी बनाना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तुम हमारे खाने के लिए खीर पूड़ी बना दो और अपने लिए दलिया अलग बना लेना, तुम्हें खीर पूड़ी नहीं मिलेगी। फिर माधुरी रूपा के कहे अनुसार खीर पूड़ी बनाती है और रूपा को खाने के लिए बुलाती है। अरे रूपा, ओ रूपा, आपके लिए खीर पूड़ी बनाकर तैयार कर दी है, आइए और आकर खा लीजिए। फिर रूपा खाना खाती है और उसका बेटा गोपाल भी खीर पूड़ी खाता है। ये सब देखकर माधुरी की बेटी संध्या अपनी मम्मी से कहने लगती है, मम्मी मम्मी, हमें भी खीर पूड़ी खाना है, थोड़ी दे दो ना खाने के लिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। देखो संध्या बेटी, अभी हम लोग दूसरे के घर में हैं। वह जितना हमें खाने को दे उतने में ही खुश रहो, वरना यह भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। फिर कुछ देर बाद माधुरी अपनी बेटी को दलिया खिलाती है और अपने आप भी दलिया खाती है। दलिया खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह रूपा का बेटा गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है और आज हमारा मिठाई खाने का मन चल रहा है। हाँ बेटा, अभी बनवा रही हूँ आपके लिए मिठाई। अरे माधुरी बहन, जल्दी आओ, हमारे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए इसे अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर खिलाओ। इतना सुनकर माधुरी बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर तैयार करती है और खाने के लिए रूपा से कहती है, अरे रूपा, ओ रूपा, मिठाई बनकर तैयार हो गई है, आइए और खा लीजिए। तभी रूपा और उसका बेटा गोपाल मिठाई खाने लगते हैं। तभी पास में ही खड़ी माधुरी की बेटी अपनी माँ से फिर से कहने लगती है, मम्मी, मुझे भी मिठाई दो ना, मेरा भी मिठाई खाने का बहुत मन चल रहा है। नहीं बेटी, हम लोग आज भी दलिया बनाकर खाएंगे, क्योंकि हमें दलिया ही खाने को मिला है। इतना सुनकर रूपा अपनी बहन माधुरी से कहती है, अरे तेरी बच्ची संध्या का मिठाई खाने का मन चल रहा है, रुक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रूपा इतना कहकर मिठाई लेने के लिए चली जाती है। इधर माधुरी अपने मन में सोचने लगती है, लगता है आज मेरी बहन रूपा को हमारे बच्चे के ऊपर तरस आ ही गया। फिर इधर रूपा माधुरी की बेटी के लिए वासी खीर लेकर आती है और कहती है, अगर तुम्हारा मिठाई खाने का ज्यादा ही मन चल रहा है तो फिर इस खीर को खा लो, ये भी मीठी है। इतना सुनकर माधुरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वह उसके घर में ही रहती थी। अगर उसने कुछ बोला तो वह उसे घर से निकाल देगी। बाहर ठंड का मौसम इतना ज्यादा था कि निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी माधुरी अपनी बेटी संध्या को वही बासी खीर खिलाती है और खुद दलिया खाती है। दलिया खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अरे बेटा गोपाल, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे मिलने के लिए आएंगे और सभी पैसे वाले होंगे, इसलिए अपनी मौसी की लड़की संध्या को यहाँ पर मत बुलाना, वह अपने कमरे में ही रहे, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। ठीक है, आज संध्या बाहर नहीं निकलेगी,
वो अपने कमरे में ही रहेगी और माधुरी भी आज बाहर नहीं आएगी, क्योंकि आज हमारी भी इज्जत पर बात आ जाएगी। हमसे मिलने बड़े बड़े घरों की औरतें आने वाली हैं। अगर उन्होंने कुछ देख या सुन लिया तो वे अपने मन में क्या क्या सोचेंगी। तभी रूपा अपनी बहन माधुरी और उसकी बेटी संध्या को पास बुलाती है और उससे कहने लगती है, देखो माधुरी, हमारे बेटे का आज जन्मदिन है, इसलिए तुम जल्दी से सारा खाना बनाकर तैयार कर दो और तुम लोग अपने लिए थोड़ा खाना निकाल कर रख लेना और बाहर मत निकलना। तुम लोग अंदर कमरे में ही रहना। हमसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम्हें देखकर हमारी बेइज्जती होगी। इतना सुनकर माधुरी को बहुत दुख होता है। वह अपने मन में सोचने लगती है, अरे रूपा, यह तो सब कुछ भूल गई। हमने इसे पढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत की और पैसा खर्च किया। पैसों के लालच में इसने तो हमें भी भुला दिया। फिर माधुरी रूपा से कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप खाना बनाकर तैयार कर देती है। वह अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। इधर गोपाल का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ बच्चे और कुछ औरतें आए थे जो बहुत बड़े बड़े घरों के थे और बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। उधर कमरे में बंद संध्या अपनी माँ माधुरी से कहने लगती है, मम्मी, हमें भी केक खाना है। बोलो ना मौसी को, हमें भी केक खाने को दे दे। नहीं बेटी, तुम्हें केक नहीं मिल सकता। तुम्हारी मौसी बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की है, इसलिए जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तभी तुम्हें केक अपने घर पर बनाकर खिलाऊंगी। और इधर रूपा बच्चों के साथ गोपाल का जन्मदिन मना रही थी। घर के अंदर तापमान बहुत गर्म था, वहीं घर के बाहर तापमान इतना कम था कि पेड़ पौधे तक जम चुके थे। बर्फबारी इतनी तेज हो रही थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उधर माधुरी काम करने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय संध्या चुपके से अपनी मौसी के कमरे में आ जाती है, जहां उसकी मौसी अपने बेटे गोपाल का जन्मदिन मना रही होती है। तभी उसकी मौसी संध्या को देख लेती है और कहने लगती है, अरे संध्या, हमने तुझे मना किया था। जब तक मेरे बेटे का जन्मदिन अच्छे तरीके से समाप्त न हो जाए तब तक तुझे यहाँ पर आना नहीं है। इधर शोर शराबा तेजी से होने लगा था। इतना सुनकर संध्या की माँ माधुरी वहाँ पर आ जाती है। तभी माधुरी अपनी बहन रूपा से कहती है, अरे बहन, हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, इसीलिए मेरी बेटी संध्या यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना सुनकर उस पार्टी में खड़ी दूसरी औरतें रूपा से कहने लगती हैं, अरे रूपा दीदी, हमने सुना है ये तुम्हारी बड़ी बहन है और सुना इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। उस औरत की इतनी बात सुनकर रूपा अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा करते हैं, इसको अपनी बहन नहीं बताएंगे। अगर हमने इसे सच बता दिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो बहन, ये हमारी सगी बहन नहीं है, ये हमारे गांव की ही है, इसलिए इसे हमने अपने घर में नौकरी पर रख लिया है। रूपा की इस तरह की बातें सुनकर माधुरी के होश उड़ जाते हैं और अपने मन में सोचने लगती है, यह पैसों की खातिर इतना नीचे गिर जाएगी, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और इस समय बाहर बहुत ठंडी है, बर्फबारी भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए अगर इससे ज्यादा कुछ कहा तो यह हमें अपने घर से भी निकाल देगी। तो ऐसी ठंड में हम अभी कहाँ जाएंगे? जब मेरे पति आ जाएंगे तो हम तुरंत इस घर से निकल जाएंगे। माधुरी अपने मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी रूपा माधुरी और संध्या से कहती है, तुम दोनों लोग अभी हमारे इस घर से निकल जाओ। तुम लोगों ने मेरे बेटे का जन्मदिन खराब करवा दिया। इतनी भयंकर ठंड और बर्फबारी में भी रूपा ने अपनी बड़ी बहन को कोई सहारा नहीं दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। बाहर उनकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वे दोनों जंगल के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इधर जैसे ही सुबह होती है, थोड़ी देर बाद रामू और श्यामू दोनों रूपा के घर आ जाते हैं। तभी श्यामू अपनी पत्नी रूपा से कहता है, अरे रूपा, तुम्हारी बड़ी बहन माधुरी और संध्या दिख नहीं रही हैं। कहाँ है दोनों? बताओ जल्दी से। हमें नहीं पता है कहाँ है। कल शाम को थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए हमें लगता है वो घर छोड़कर चली गई। तो तुम्हारा उससे झगड़ा कैसे हो गया? तुम्हें पता है माधुरी तुम्हारी बड़ी बहन है, फिर भी तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। तभी पास ही खड़ा श्यामू का बेटा गोपाल अचानक रोने लगता है और कहने लगता है, पिताजी, हम बताते हैं पूरी घटना। दरअसल
शाम को जब मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन संध्या यहाँ पर आ गई थी। मम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए इन्होंने संध्या को बहुत डांटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी उसके साथ उसकी माँ माधुरी भी घर छोड़कर चली गई। इतना सुनकर रामू और श्यामू के होश उड़ जाते हैं। तभी श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुझे पता भी है, तूने जिसे बाहर निकाल दिया है वही तो तेरी असली बेटी है। ये गोपाल तेरा असली बेटा नहीं है। इतना सुनकर रूपा के होश उड़ जाते हैं और रो रो कर श्यामू से कहती है, तो फिर स्वामी, ये गोपाल किसका बेटा है? गोपाल तेरी बड़ी बहन माधुरी का असली बेटा है। कुछ समय पहले जब हम और रामू दोनों लोग एक ऋषि के यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने हमें बताया था कि तुम लोगों के भविष्य में कोई भी संतान नहीं है। तब हम लोगों ने उनसे बहुत विनती की थी। फिर साधु महाराज ने कहा था कि तुम दोनों लोगों के घर में एक एक संतान जन्म लेगी। अगर तुम उन्हें आपस में बदल लेते हो तो उन संतानों की मृत्यु नहीं होगी और 10 साल के बाद तुम अपने बच्चों को पुनः बदल लेना। इसलिए हमने चुपके से बचपन में ही दोनों बच्चों को बदल लिया था। इतना सुनकर रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके रोए आंसू नहीं निकल रहे थे। तभी अपने पति श्यामू से कहती है, अरे हम इस दुनिया की सबसे नीच माँ हैं। हमने अपने ही हाथों से अपनी सगी बेटी को घर से निकाल दिया और ऐसी बर्फबारी की ठंड में पता नहीं बेचारी कहाँ घूमती होगी। ऐसा कीजिए, जल्दी से चलिए और उन्हें ढूंढते हैं। पता नहीं दोनों लोग किस हालत में होंगे। इतना सुनकर रामू, श्यामू और रूपा गोपाल के साथ माधुरी और संध्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस भयंकर ठंड में काफी समय तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें माधुरी और संध्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी रामू रोकर कहता है, हे भगवान, तूने हमें कौन से कर्मों का फल दिया? इससे तो अच्छा हम अकेले ही रहते। मेरी माधुरी और संध्या को वापस कर दो, नहीं तो हम अपने भी प्राण त्याग देंगे। इतना सुनकर श्यामू और रूपा भी अपने मन में बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। ठंड इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल हो रहा था। इस प्रकार वे कुछ समय तक चारों तरफ घूमते रहे। फिर कुछ देर बाद उनकी नजर दूर खड़े एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है, जहां माधुरी और संध्या दोनों बैठे हुए थे। जैसे ही वे उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माधुरी और संध्या दोनों बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। पूरी रात की ठंड वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए माधुरी और संध्या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। तभी रामू अपनी पत्नी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, तुमने तो कहा था हम तुम्हारा जीवन भर साथ देंगे, लेकिन तुम हमें बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई। अब हम अकेले क्या करेंगे? तभी श्यामू अपने दोस्त रामू को समझाता है और कहता है, देखो रामू, आप इतना दुखी मत हो। यह सब किया धरा माधुरी की बहन रूपा का ही है। इसलिए तुम अपने बेटे को अपने पास रखो और अच्छे से अपना जीवन यापन करो। श्यामू की बात सुनकर रूपा रामू से कहती है, जीजू, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती की माफी हमें भगवान भी नहीं देंगे। अब कुछ भी करके हम अपनी बहन को वापस लाएंगे। आपने कहा था कि इस जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। हम कुछ भी करके उनसे अपनी बहन के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। इधर रामू और श्यामू अपने बेटे गोपाल को लेकर घर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा जंगल की ओर निकल जाती है और साधु बाबा को तलाश करने लगती है। कुछ समय तक रूपा ऐसे ही भटकती रही। ठंड और बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, हमें उन साधु महात्मा से मिला दो, नहीं तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। हम भी अपनी बहन के पास चले जाएंगे। तभी थोड़ी देर के बाद एक पेड़ के नीचे बूढ़े संत दिखाई देते हैं, जो तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर रूपा उनके पास जाती है और उनसे कहने लगती है, हे साधु महाराज, मेरी रक्षा करो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी वजह से मेरी बहन बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। साधु महाराज, कोई उपाय हो तो बताओ, नहीं तो हम यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। इतना सुनकर साधु महाराज कहने लगते हैं, देखो बेटी, तुम्हारी बहन मूर्ति से इंसान तो बन जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। बताइए साधु महाराज, वह कौन सी कठिन परीक्षा है? इसी जंगल के बीच में एक नील नदी है। उस नदी का जादुई पानी मिल जाए तो उस पानी के पड़ते ही
तुम्हारी बहन जीवित हो जाएगी। लेकिन उस पानी की एक खासियत है, वह पानी जिस पर गिरेगा वह तो जीवित हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति उस पानी को डालेगा वह तुरंत मर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, तब वह पवित्र जल हम स्वयं अपने हाथों से अपनी बहन के ऊपर डालेंगे। मेरी बहन की जान बच जाएगी और हमें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हम जैसे लोगों के जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर रूपा उस भयानक जंगल की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद वह नील नदी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उस जादुई नदी में पानी भरने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उस नदी से एक आवाज आती है। ठहरो, तुम इस नदी का पानी नहीं ले सकती हो, क्योंकि इस जादुई जल की रक्षा हम स्वयं करते हैं। अगर इसका पानी चाहिए तो तुम्हें हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। वह क्या है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है और स्वयं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? आपके प्रश्न का आंसर है समय। समय बहुत बलवान होता है, जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। सही है आपका आंसर। अब इस नदी का आप जल ले जा सकती हैं। रूपा उस जादुई नदी से जल लेती है और जल को लेकर घर आ जाती है। तभी रामू और श्यामू उसके पास आते हैं। रूपा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी रूपा कहती है, सभी लोग जल्दी से चलिए, अपनी बहन माधुरी की मूर्ति कहाँ पर रखी है? माधुरी और संध्या की मूर्ति हमने घर के बाहर लाकर रख दी है, इसलिए सभी लोग वहां पर चलिए। फिर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रूपा उस जादुई जल को माधुरी और संध्या के ऊपर छिड़कती है। थोड़ी देर बाद माधुरी और संध्या जीवित हो जाती है और कुछ समय के बाद रूपा की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, यह मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? क्या इस दुनिया में दोनों बहनें एक साथ जिंदा नहीं रह सकती? हे साधु महाराज, आप ही कुछ मेरी सहायता कीजिए। श्यामू के इतने बोलते ही साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं और श्यामू से कहने लगते हैं, देखो श्यामू, हमने तुम्हारी पत्नी की परीक्षा ली थी। हमने सोचा था अगर तुम्हारी पत्नी पूरे तरीके से बदल चुकी है तो वह मरने से डरेगी नहीं, इसलिए वह भी अपनी परीक्षा में पास हुई। और इतना कहकर साधु महाराज अपनी लुटिया से जल निकालकर रूपा के ऊपर डालते हैं। तभी रूपा भी जीवित हो जाती है। रूपा को जीवित देखकर सभी लोग साधु महाराज का धन्यवाद करते हैं। फिर तभी साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर रामू और श्यामू अपनी अपनी पत्नियों के साथ श्यामू की हवेली में अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं और अपना जीवन आनंद के साथ बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों का एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।